Hi everyone, welcome back to the channel of B2 E-Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. Starting with one more topic of human endocrine system. आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं हम द डिजीजेज ऑफ थायराइड ग्लैंड. ठीक है, थायराइड ग्लैंड की जितनी भी डिजीजेज हैं, गोइटर, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, हाशिमोटो डिजीज, सबके बारे में समझने वाले हैं विद डिकोडिंग दी एनसीईआरटी टुगेदर. ठीक है, तो पहले मैं आपको इसके बारे में सिखाती हूँ, फिर हम एनसीईआरटी को भी डिकोड करेंगे. राइट, चलिए. पढ़ने वाले हैं हम थायराइड ग्लैंड के डिजीजेस. ठीक है, अपन सभी को याद है कि थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स आते हैं. थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स आते हैं. राइट, और थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं बता दो फटाफट से. T3 एंड T4, ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन. और टेट्राआयोडोथायरोनिन को अपन और क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन. अब दो कंडीशन हो सकती है. हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड पर कोई इन्फेक्शन हो जाए, उस पर किसी चीज़ का अटैक हो जाए जिसकी वजह से उसकी सेल्स खराब हो जाएं, कम हो जाएं, डिजेनरेट करने लगे और T3 और T4 का हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाए. राइट, तो एक कंडीशन हो सकती है कि थायराइड हार्मोन्स के लेवल में कमी हो गई. ठीक है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाए और इसलिए वो T3 T4 ज़्यादा बनाने लग जाए, या फिर हो सकता है थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाए तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी. नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाएगा. यानी कि दूसरी कंडीशन हो सकती है T3 T4 का लेवल इंक्रीज कर जाए, हाई हो जाए. ठीक है बेटा, अगर T3 T4 हार्मोन्स का सिक्रीशन लो हो गया तो आप इस कंडीशन को बोलोगे हाइपो. हमेशा हमने सीखा हाइपो मतलब कम, और क्या T3 T4 का सिक्रीशन कम हो गया सो हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे. अगर T3 T4 का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड के कैंसर के केस में, तब क्या हो जाएगा. आप बोलोगे हाई क्यों, क्या बोलते हो, हाइपर. तो अब क्या हो जाएगा बेटा, हाइपर थायरॉयडिज्म. उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म. हाइपर मतलब ज़्यादा, थायराइड हार्मोन ज़्यादा. हाइपो मतलब कम, थायराइड हार्मोन T3 T4 कम. एंड ऑफ कोर्स T3 T4 का काम है आपके BMR को रेगुलेट करना, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना. T3 T4 कम तो आपका BMR कम हो जाएगा, T3 T4 ज़्यादा तो आपका BMR ज़्यादा हो जाएगा. राइट, अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें T3 T4 कम हो जाता है, या कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो T3 T4 के कम होने की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होती हैं. सबसे पहले तो बेटा बेसिक अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है तो आप सब ने जिसका नाम सुना है गोइटर. क्या हो जाएगा बेटा, गोइटर. अच्छा, गोइटर के आगे कुछ भी नहीं लगा है तो अब आप क्या समझेंगे, ये सिंपल गोइटर की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है, सिंपल गोइटर की, जिसमें यहाँ पर ऐसे थोड़ी सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है यहाँ पर थायरॉयडिज्म में. ठीक है, तो आप यहाँ की स्वेलिंग से ये नहीं पता कर सकते हो कि थायराइड हार्मोन कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है. बेटा चाहे थायराइड हार्मोन कम हो या ज़्यादा हो, थायराइड में दिक्कत है. थायराइड में दिक्कत है तो यहाँ पर स्वेलिंग ही तो आएगी. राइट, तो सबसे पहली डिजीज आती है गोइटर. गोइटर में होता क्या है बेटा, गोइटर में आपको पता है थायराइड हार्मोन में आता है T3 और T4, और दोनों के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है. राइट, तभी तो ट्राईआयोडो, टेट्राआयोडो. अगर मान लीजिए हमारी डाइट में आयोडीन कम है, हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें सफिशिएंट आयोडीन नहीं है, तो बॉडी T3 T4 कैसे बनाएगी, उसके पास आयोडीन ही नहीं है. ठीक है, तो अगर डाइट में आयोडीन कम हुआ देन T3 T4 हमारी बॉडी में कम हो जाएगा. ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो यू विल बी सीइंग एनलार्जमेंट इन थायराइड ग्लैंड. ठीक है, थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो जाएगी, मतलब यहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, थायराइड ग्लैंड थोड़ा बढ़ जाएगा, बिकॉज वो ठीक से प्रॉपर सफिशिएंट फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उसमें दिक्कत हो गई है. ठीक है, तो थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो जाएगी, स्वेलिंग देखी जाएगी. ठीक है, ये इसका सिम्टम हो गया. ये क्या हो गया, इसका सिम्टम ऐसा देखने को हमें मिलेगा. और गोइटर का सिम्टम हो गया एनलार्जमेंट इन थायराइड. और इसका रीज़न क्या हो गया बेटा, इसका रीज़न हो गया कि डाइट में आयोडीन कम था. एंड दैट इज़ द रीज़न कि हिली
हिली एरियाज में हाइपोथायरॉयडिज्म के गोइटर के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज बेटा हिली एरियाज में जो सॉइल होता है ना उसमें आयोडीन थोड़ा कम होता है, तो वहाँ के क्रॉप में भी आयोडीन कम एब्जॉर्ब होता है, इसलिए वहाँ के खाने में आयोडीन थोड़ा कम है, एंड दैट इज वाई हाइपोथायरॉयडिज्म वाला गोइटर ईजिली हो जाता है। ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरी डिजीज करते हैं बेटा इसी में। आयोडीन कम होने से तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, पर और भी तो रीजंस हो सकते हैं ना। हो सकता है किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो गया है, किसी सेल्स पर किसी चीज़ का अटैक हो गया है। अगर ऐसे भी कोई रीजंस हैं तो T3T4 सफिशिएंट नहीं बनेगा। या T3T4 में क्या होता है, ट्राई आयोडीन टेट्रा आयोडोथायरोनिन, थायरोनिन टायरोसिन से बनता है। अगर टायरोसिन कम हो गया तो भी तो नहीं बनेगा, टायरोसिन अमाइनो एसिड भी चाहिए हमें। एंड दैट इज वाई अगर किसी और रीजन से किसी बच्चे में, अगर किसी भी रीजन से किसी बच्चे में थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो हम उसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। किसी बच्चे में अगर क्रेटिनिज्म किस में होता है बेटा, छोटे बच्चे में। इट इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन चाइल्ड। ठीक है, आयोडीन की कमी के अलावा भी तो कोई रीज़न हो सकता है। अगर बच्चे में किसी भी रीज़न से हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो आप उसको क्रेटिनिज्म कहेंगे। बेटा हमेशा याद रखना, थायराइड हार्मोन का एक छोटे बच्चे में ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन सिंक में काम करते हैं। ग्रोथ हार्मोन उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ थायराइड हार्मोन भी उसकी फिजिकल हेल्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी मेंटल एंड सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए छोटे बच्चे में ही अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, थायराइड हार्मोन कम हो गया तो भी ड्वार्फिज्म हो सकता है, स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ होगी एंड मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगी। तो वो कुछ सिम्टम्स है बच्चे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रेटिनिज्म में देखो क्या क्या देखने को मिलेगा। गिव मी अ मिनट। देखो बेटा इस बच्चे में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। स्टंटेड ग्रोथ मतलब उसकी फिजिकल ग्रोथ नॉर्मल नहीं होगी, नॉर्मल से कम होगी। फॉर एग्जांपल ड्वार्फिज्म देखने को मिल सकता है। ठीक है, ड्वार्फिज्म। बेटा उस बच्चे की मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगी। मेंटल रिटार्डेशन मतलब उस बच्चे में लो IQ होगा, लो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होगा रेगुलर से। ठीक है बेटा, ऐसे बच्चे में डेफ म्यूटिज्म भी देखने को मिलता है। डेफ म्यूटिज्म मतलब वो बच्चा जो बहरा और गूंगा दोनों होगा। आपने ऐसा सुना होगा कि जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, उस कंडीशन को कहते हैं डेफ म्यूटिज्म। वो डेफ म्यूटिज्म अगर छोटे बच्चे में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो होता है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि थायराइड हार्मोन एक बच्चे में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ये सारे हार्मोन सिंक में काम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एक और कंडीशन आती है बेटा थर्ड इसमें, वो होती है मिक्सेडेमा। मिक्सेडेमा सेम वही बात है कि आयोडीन कम होने के अलावा किसी भी रीजन से अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है, किसी भी रीजन से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है बट एडल्ट में, तो उसको हम कहते हैं मिक्सेडेमा। बच्चे में क्रेटिनिज्म एंड एडल्ट में मिक्सेडेमा। आयोडीन कम होने से किसी में भी कह दो गोइटर। ठीक है, और ये केसेस बेटा जनरली एडल्ट फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा फीमेल्स में रेगुलरली ये सुना होगा कि थायराइड की दिक्कत है इसलिए वेट गेन है या यहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो थायराइड मिक्सेडेमा की कंडीशन एडल्ट फीमेल्स में। एंड आपको याद होगा बेटा कि थायराइड हार्मोन्स का काम BMR रेगुलेट करने के साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना भी है। तो अगर इसमें इस फीमेल में, किसी फीमेल में एडल्ट स्टेज में मिक्सेडेमा होता है और T3T4 कम हो जाता है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अब रेगुलर नहीं रह जाएगी और इररेगुलर हो जाएगी। इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो अगर गोइटर यानी सिंपल गोइटर, क्रेटिनिज्म और मिक्सेडेमा की कंडीशन है तो ये तीनों ही हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशंस हैं। ठीक है, तीनों में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। NCERT में एक लाइन और लिखी है,
कि अगर कोई एडल्ट फीमेल है बेटा, उसको मान लो मिक्सेडेमा हो गया, यानी आयोडीन की कमी हो, अगर उसको थायराइड हार्मोन्स की कमी हो गई, तो थायराइड हार्मोन्स कम है और ऐसे टाइम में अगर वो फीमेल की प्रेगनेंसी होती है तो ऑफ कोर्स उसका जो चाइल्ड है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट, उसके फीटस की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, तो उस बच्चे में क्रेटिनिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, आते हैं ऐसे ही हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन पे। बेटा एक कंडीशन होती है गॉइटर की ही, जिसको हम कहते हैं एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर, एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर। इसमें एक्सोफ्थेल्मा वर्ड आता है आईज के लिए, इसमें बल्ज्ड आईज हो जाती है, ये जो आई बॉल्स होती है बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड होती है, मतलब आंखें एकदम ऐसे, आंखों की जो आई बॉल्स होती है ना वैसे बाहर की ओर थोड़ी सी निकली हो जाती है, ये इसका सिम्टम होता है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, प्रोट्रूडेड आई बॉल्स, प्रोट्रूडेड आई बॉल्स। ठीक है, इसीलिए एक्सोफ्थेल्मा वर्ड आया है यहाँ पे, बिकॉज वो आईज के लिए वर्ड यूज करते हैं। बट साथ में देखो गॉइटर और गॉइटर, गॉइटर जहाँ पर भी गॉइटर आएगा, गॉइटर का मतलब है एनलार्जमेंट इन थायराइड देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर भी एक सिम्टम आता है एनलार्जमेंट इन थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की साइज में इंक्रीज हो जाएगा और इसीलिए नेक रीजन में स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो आपको यही मैं कह रही थी कि आप थायराइड में स्वेलिंग होने से पता नहीं कर सकते हो हाइपो है कि हाइपर है, हाइपो में भी देखी जाती है, हाइपर में भी देखी जाती है। ठीक है, प्लस बेटा यहाँ पर क्या है, T3 T4 ज़्यादा हो गया, इसीलिए BMR तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगा, BMR इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सिम्टम देखने को मिलता है, दैट इज वेट लॉस, वेट लॉस देखने को मिलता है। तो अगेन वेट लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, ये देख के आप तुरंत ये नहीं बता पाएंगे हाइपोथायरॉयडिज्म है कि हाइपरथायरॉयडिज्म है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर में T3 T4 बढ़ रहा है, पर सिम्टम क्या आ रहा है बॉडी में, वेट लॉस का आ रहा है। ठीक है, तो किसी थायराइड में बॉडी का वेट बहुत एक्सट्रीम कम हो जाता है, किसी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वेट लॉस, थायराइड की स्वेलिंग, ये सब देख के आप नहीं बता सकते हैं हाइपो है या हाइपर है। आपको हाइपो और हाइपर से इतना ही पता है कि T3 T4 कम हुआ है, T3 T4 ज़्यादा हुआ है, BMR कम होगा, BMR ज़्यादा होगा, बट वेट लॉस आपको फॉर एग्जाम्पल एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर में देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पर हमें प्रोट्रूडेड आई बॉल्स दिखती हैं। ऐसा जनरली डेथ वाली कंडीशन में होता है जब आई बॉल्स थोड़ी बाहर की तरफ आ जाती हैं, एंड दैट इज वाई हम एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर को ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज प्रोट्रूडेड आई बॉल्स की तरफ के रीजन होने की वजह से, सिम्टम की वजह से कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली बेटा मिक्सेडेमा को गर्ल्स डिजीज कहते हैं, मिक्सेडेमा का दूसरा नाम है गर्ल्स डिजीज। तो गर्ल्स डिजीज अलग है, ग्रेव्स डिजीज अलग है, गॉइटर या सिंपल गॉइटर अलग है, एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर अलग है। ये सारी कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म की है या हाइपरथायरॉयडिज्म की है, इतनी तो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। बट इसके अलावा एक और डिजीज होता है बेटा हाइपरथायरॉयडिज्म का, जो आप बेसिकली पढ़ेंगे जब आप क्लास 12th में इम्यूनिटी पढ़ेंगे, तब आप पढ़ेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, वो डिसऑर्डर्स जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किस लिए बना है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमें डिजीज से बचाने के लिए। कभी कभी क्या होता है बेटा, हमारे इम्यून सिस्टम से गलती हो जाती है और उसकी वजह से हमको कोई डिजीज हो जाती है। अगर हमारे इम्यून सिस्टम से कोई गलती हुई और उसकी वजह से हमें कोई डिजीज हो गई, तो हम इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्फ की वजह से ही डिसऑर्डर हो गया। ऐसा ही एक डिसऑर्डर होता है हाशिमोटो डिजीज, हाशिमोटोज डिजीज। ये जो हाशिमोटोज डिजीज है ना बेटा, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ध्यान रखिएगा, बाद में हम जब 12th क्लास में पढ़ेंगे इसको तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब इसमें होता क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि एक एंटीबॉडी गलती से बन गई जो जाके किसी चीज़ को अटैक ही करे। अरे गलती हुई है, गलती में कोई एंटीबॉडी ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर जाके अटैक करे, जैसे हम बहुत सारी डिजीज में पढ़ते हैं। पर यहाँ पर गलती से एक एंटीबॉडी बन गई है
गलती तो हुई है इम्यून सिस्टम से, एक गलत एंटीबॉडी बन गई है। यहाँ पर क्या गलती हुई है? अटैक करने की गलती नहीं हुई है, बॉडी ने एक ऐसा एंटीबॉडी, ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन बना लिया है जो TSH की मिमिक्री करता है, उसको मिमिक करता है, ठीक है। एक्चुअल में हाइपोथैलेमस ने TRH नहीं निकाला, जिसके कहने पे एंटीरियर पिट्यूटरी ने TSH नहीं निकाला। इम्यून सिस्टम ने एक ऐसा एंटीबॉडी बना दिया है गलती से जो TSH जैसा ही दिखता है, उसकी फोटोकॉपी है। अब ये जो TSH की मिमिक्री कर रहा है ना, ये एंटीबॉडी जा रहा है थायराइड के पास, और थायराइड को क्या लग रहा है कि मेरे पास TSH आया है, तो मुझे क्या निकालना चाहिए? T3 T4 निकालना चाहिए, और इसीलिए T3 T4 का लेवल बढ़ गया है, क्योंकि बॉडी ने तो TSH निकाला ही नहीं, TSH की कोई कॉपी कर रहा है और वो आ गया इसके पास, तो ये T3 T4 निकाल रहा है। जब ज़रूरत नहीं है तभी भी T3 T4 आ रहा है, इसलिए हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं हाइपो और हाइपर की। ध्यान क्या रखना है हमने? गर्ल्स, ग्रेव्स, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर एंड सिंपल गॉइटर। गॉइटर, क्रेटिनिज्म, मिक्सेडेमा किसकी कंडीशन होती है? लो की, और ये वाली होती है हाई की, ठीक है। चलिए अब इसी चीज़ को हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं कि क्या हमने सारे पॉइंट्स ठीक से कवर कर लिए हैं और एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, थायराइड ग्लैंड, थायराइड के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। हमने किया था थायराइड ग्लैंड कैसा होता है बेटा? बाइलोब्ड होता है, तो 2 लोब्स हो गए, बाई मतलब 2, विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों साइड रखे हुए हैं, हमने ऐसा कोई डायग्राम किया था कि ये ट्रैकिया है, ये एक लोब रहा, ये दूसरा लोब रहा, तो दोनों लोब्स ट्रैकिया के ईच साइड पर रखे हुए हैं, ठीक है, आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। Both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue। ये सब आपके लिए एनसीईआरटी के छुपे हुए क्वेश्चन है। थिन फ्लैप है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको हम क्या कहते हैं? इस्थमस। ये इस्थमस की स्पेलिंग सेम है जो फैलोपियन ट्यूब में हम इस्थमस पढ़ते हैं, ठीक है, सेम वर्ड हमको विद सेम स्पेलिंग कहीं कहीं पर मिलते हैं। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 चीजें होती है इसमें, एक तो होती है फॉलिकल, एक तो होती है बेटा थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल, और दूसरा होता है स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। हमने ऐसा सेक्शन किया था, इसके अंदर छोटे छोटे थायराइड फॉलिकल्स थे, थायराइड फॉलिकल्स के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम था जो T3 T4 बनाता है, बीच में खाली जगह होती है, छोटी सी कैविटी होती है, और ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। बाहर जितना भी टिश्यू होता है, उस बाहर के पूरे टिश्यू को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा, जो भरा हुआ है, बीच में पैकेजिंग करता है, ठीक है। Each thyroid follicle is composed of follicular cells। ये follicular cells कौन सी हैं? ये follicular cells simple cuboidal epithelium है, ठीक है। फॉलिकल्स के अंदर लाइनिंग में फॉलिकुलर सेल्स हैं, एनक्लोजिंग अ कैविटी, बीच में कैविटी होती है। दीज फॉलिकुलर सेल्स यानी कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिंथेसाइज 2 हार्मोन्स। फर्स्ट इज टेट्राआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन कॉल्ड एज T4 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन कॉल्ड एज T3। ये दूसरा हार्मोन हो गया। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। आयोडीन बहुत जरूरी है, हिली एरियाज में कम होता है, इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड क्या क्या देखने को मिलता है इसमें, ये देखिए, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड एज गॉइटर। एक्चुअली में एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को ही हम क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में, कौन सा हाइपोथायरॉयडिज्म? जो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से हुआ है, उसमें देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, यानी इस फीमेल को अगर मिक्सेडेमा हुआ है, एडल्ट फीमेल को हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो मिक्सेडेमा हो जाएगा। कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, उसके बेबी का डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होगा, लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। तो बच्चे में क्या हो जाएगा बेटा? स्टंटेड ग्रोथ यानी क्रेटिनिज्म हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, लो IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट IQ, लो IQ होगा, ठीक है, वही मेंटल रिटार्डेशन, एबनॉर्मल स्किन होगी, डेफ म्यूटिज्म होगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एक चीज यहाँ पर और हमने क्या ऐड करनी है?
एबनॉर्मल स्किन, एबनॉर्मल स्किन, बच्चे में एबनॉर्मल स्किन, बच्चे में स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू, डेफ म्यूटिज्म, एबनॉर्मल स्किन, ये सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है ऐसा हम एनसीईआरटी को डिकोड करके लिख सकते हैं कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन हम लिख सकते हैं चाइल्ड born to a female who had hypothyroidism during pregnancy। ठीक है, यही तो हमने अभी पढ़ा कि प्रेगनेंसी में अगर फीमेल में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, सी hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of the growing baby leading to stunted growth, cretinism। तो एक बच्चे को cretinism हो जाएगा अगर if he is born to a female who had hypothyroidism during pregnancy। ठीक है, एबनॉर्मल स्किन का मतलब नॉर्मल स्किन नहीं होती, बहुत ज़्यादा ड्राई एंड इची स्किन होती है, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन एडल्ट विमेन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। और एक एडल्ट विमेन में अगर ये कंडीशन होती है तो हम क्या कहते हैं, मिक्सेडेमा, राइट। तो मिक्सेडेमा होगा और ये कंडीशन हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें यानी T3 T4 कम होगा और इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंटेनेंस रेगुलेशन नहीं हो पाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी। यही चीज़ अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर होगी तो उसके बच्चे को क्रेटिनिज्म हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, कैंसर हो जाए या थायराइड ग्लैंड के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स यानी मास लंप्स बन जाएं किसी रीजन से, द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड टू एबनॉर्मल हाई लेवल्स। ठीक है, इतना हाई हो गया है लेवल कि वो एबनॉर्मल है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू अ कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या हो जाएगा बेटा, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, विच एडवर्सली अफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी। अब क्या क्या कंडीशन आती है इसके अंदर, पहला दिया है, फर्स्ट दिया है बेटा, एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। बिकॉज गोइटर का मतलब क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो गोइटर है तो एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और क्या देखने को मिलेगा, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 बढ़ जाएगा। एंड वेट लॉस का सिम्टम देखने को मिलता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेव्स डिजीज, एक्सोफ्थेल्मिक को कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉर्मल काम दिए हुए थायराइड ग्लैंड के, थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR। पहला फंक्शन दिया है, दीज हार्मोन्स ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन यानी एरिथ्रोपोइसिस को सपोर्ट करते हैं। ये दूसरा फंक्शन दिया है, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये तीसरा फंक्शन दिया है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये मतलब कि ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, कितना वाटर होगा, कितना उसमें इलेक्ट्रोलाइट होगी, ऑस्मो रेगुलेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन्स। ये फोर्थ फंक्शन दिया है। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन। कैसा हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन। ये T3 T4 तो क्या है, जो ये बात हो रही है T3 और T4 की, ये रहा T3 और ये रहा T4। ये दोनों तो बेटा आयोडोथायरोनिन्स नेचर की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आयोडीन चाहिए और एक अमाइनो एसिड टायरोसिन चाहिए। ठीक है, और ये क्योंकि आयोडोथायरोनिन बन चुका है इसलिए ये फैट सॉल्यूबल या लिपिड सॉल्यूबल होता है, ना कि वाटर सॉल्यूबल। तो फैट सॉल्यूबल या लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, आयोडोथायरोनिन्स की कैटेगरी में आते हैं। बट एक और हार्मोन होता है प्रोटीन हार्मोन, जिसको कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन।
कैल्सीटोनिन भी कह सकते हैं या थायरोकैल्सीटोनिन कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो है ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है कैल्सीटोनिन। T3 T4 से अलग है, T3 T4 तो इसके अंदर से आता है, T3 T4, और कैल्सीटोनिन कहाँ से आता है, बाहर से आता है। बाहर एक सेल होती है जो कैल्सीटोनिन सिक्रीट करती है, जिसका काम है कैल्शियम लेवल को चेक करना। कैसे चेक करता है, जब भी कैल्शियम लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाए उसको कम कर देता है, यानी हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन दोनों कह सकते हैं। और वो एक प्रोटीन हार्मोन है, और प्रोटीन है इसीलिए कैसा है बेटा, वाटर सॉल्युबल है। आयोडोथायरोनिन्स तो लिपिड सॉल्युबल है, बट ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड, उसके डिजीजेज एंड द एनसीईआरटी डिकोडिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। स्टिल आपको एनसीईआरटी में कोई बात समझ में नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, एंड पूरा लेक्चर लगाने के बाद एनसीईआरटी डिकोड करिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट ग्लैंड के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।